हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकदम नई सीरीज। इस सीरीज में हम पिछले 7 सालों में पूछे गए जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं सभी को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2014 की ग्रामर। 12th क्लास में ग्रामर सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड पार्ट होता है डू एज डायरेक्टेड। और दोनों ही पार्ट्स के 5 मार्किंग होती है और दोनों को मिलाकर हम 10 मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं सॉल्व ग्रामर 2014 क्लास 12th। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज के बारे में। यहां पर हमारा ए नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू फिल इन द ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से कोई भी एक ऑप्शन फिल करना है। हम मच, एनी, मैनी एंड बोथ। तो यहां पर मेरे ख्याल से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है एनी। और एनी क्यों है? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को प्लेस किया हुआ है और इसलिए इस सेंटेंस का अर्थ होगा क्या आपने हमारे खिलाफ कोई शिकायत की है। इस सेंटेंस में कोई के अर्थ में हमने एनी का यूज किया है। देखिए यहां पर मच इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है जबकि कंप्लेंट अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। इसके बाद एनी का अर्थ कोई के सेंस में हमने यहां यूज किया जो एक परफेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहां मैनी दिया था, मैनी का यूज क्यों नहीं हुआ? अगर हम मैनी का यूज करते हैं तो हमें उसके बाद जो नाउन चाहिए वो प्लूरल नंबर में चाहिए, जबकि यहाँ कंप्लेंट्स नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पर हम मैनी का भी यूज नहीं कर सकते। और साथ ही अगर हम बात करें बोथ का अर्थ होता है दोनों और इस तरह का कोई भी वर्ड यहाँ पर सेट नहीं हो सकता। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा एनी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है बी और यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर गोइंग फिल इन दी ब्लैंक अ मैच टुडे। तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब आई है और वी आर गोइंग की हिंदी होती है हम जा रहे हैं। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? यहां हमें ये फिल इन दी ब्लैंक में फिल करना है और यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्लेइंग, प्ले, प्लेड और टू प्ले। अब हमें इसमें से एक परफेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हमारा परफेक्ट ऑप्शन होगा टू प्ले। We are going to play a match today. हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। ये हमारा एक परफेक्ट आंसर होगा क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस में डबल वर्ब प्लेस करते हैं तो उन दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रपोजिशन की जरूरत होती है और वो प्रपोजिशन यहां पर होगा टू। इसलिए ना तो यहां पर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं प्लेइंग और ना ही हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं प्ले और ना ही हम यहां सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट टेंसेस में आते हैं या फिर परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा टू प्ले। तो हमारा सी क्वेश्चन है इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक इन मैनी कंट्रीज। इसका अर्थ होता है कि इंग्लिश बोली जाती है बहुत से देशों में। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसको बोलने से ही संबंधित यहां पर बात होगी। अब हमारे पास ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो है स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक और स्पोक। मेरे हिसाब से यहां पर हमारा बेस्ट आंसर होगा स्पोकन और इसको हम यहां पर प्लेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने यहां पर स्पोकन को सिलेक्ट क्यों किया है। देखिए इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है और जब भी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज होता है और इस कंडीशन में हम सिर्फ यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से यहां पर हमारा बेस्ट आंसर होगा स्पोकन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी और ये सेंटेंस है मिस्टर शर्मा इज फिल इन द ब्लैंक MLA।
देखिए, जब भी यहाँ पर ये एक आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ए, द, एन एंड नो आर्टिकल। तो यहाँ बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा एन, और इसी को हम यहाँ पर फिल करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर शर्मा इज एन MLA। अब मैंने यहाँ पर एन यूज क्यों किया? क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले तो ए आना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एम का जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये एक वोवल साउंड से शुरू होता है। हिंदी में 13 स्वर होते हैं और उनमें से ए एडी का भी एक स्वर होता है, और इसलिए साउंड के बेस पर हम यहाँ एम का प्रोनाउंसिएशन ए एडी से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम एन का यूज करेंगे। या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई एब्रिविएशन यानी कि संक्षिप्त शब्द दिया हो तो उसके पहले आप हमेशा एन का यूज करते हैं, ना कि ए का। तो इस तरह से हमारा द बेस्ट ऑप्शन यहां पर आएगा एन। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, और ई क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा ये है सेंटेंस, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज। हम फ्रिज में ब्रेड को रखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, इट डज नॉट गो बैड। यह खराब ना हो। ठीक है, तो अब हम फ्रिज में ब्रेड को क्यों रखते हैं? ताकि वह खराब ना हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का यूज। मतलब ब्रेड को फ्रिज में क्यों रखना है? ताकि वह खराब ना हो जाए। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ताकि बार बार हमारे पास हिंदी में आ रहा है, जिसकी इंग्लिश होती है सो दैट, और इसलिए इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा सो दैट। और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इट डज नॉट गो बैड। तो हम फ्रिज में ब्रेड को इसलिए रखते हैं ताकि वह खराब ना हो जाए। इस तरह से सो दैट, ताकि के अर्थ में यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में भी देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं, जिनको 1 बाय 1 हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। हमारा ए क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट है ही इज इल। ही इज इल का अर्थ होता है वह बीमार है। ही कांट गो टू ऑफिस, और वह ऑफिस नहीं जा सकता है। इन दोनों ही सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है यूज एडवर्ब क्लॉज। तो अगर हम यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो यहां पर हमारा जो पॉसिबल आंसर बनता है हिंदी में वो कैसे बनेगा? वह ऑफिस नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? तो सामने वाला आपको आंसर क्या देगा? क्योंकि वह बीमार है। तो यहां पर हमने यह एक शब्द यूज किया इस सेंटेंस के पहले, वह बीमार है के पहले, वो कौन सा था? क्योंकि। यहां पर हम यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीजन, यानी कि कारण बताने वाला क्रिया विशेषण। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट हमें सेकंड सेंटेंस को आगे रखना पड़ेगा, ही कांट गो टू ऑफिस। वह ऑफिस नहीं जा सकता है क्योंकि वह बीमार है। तो यहां एडवर्ब क्लॉज में हमारा जो कनेक्टर होगा वो होगा बिकॉज। ही कैन नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज इल। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस रेडी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। यहां पर हमारे पास सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग हॉकी। वे हॉकी खेल रहे थे। अब देख लेते हैं सेंटेंस में हमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले तो हम यहां ध्यान दें कि यहां वर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना होगा, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, प्लस इसके साथ हम बीइंग एक वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया जाता है।
प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लस इसके बाद कोई अगर हमारे पास अदर वर्ड आते हैं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको रखेंगे, बाय और सब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे। चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी और इसके बाद हॉकी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर was। फिर हमें बीइंग यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, एंड यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट है दे, तो हम सबसे पहले बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस। दे जब शुरू में आता है तो ये सब्जेक्टिव केस, लेकिन जब हमें इसे सेंटेंस के लास्ट में रखना है तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस ही रखेंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्रोनाउन का? देम। अगर आप प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी दी गई लिंक पर आप क्लिक करें और वहां पर एक केस ऑफ प्रोनाउन का वीडियो दिया हुआ है जिसे आप जरूर देखें, क्योंकि आपकी बेसिक इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन पर। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे। हमने कल एक बड़ी अच्छी फिल्म देखी। इस सेंटेंस में हमें क्या करना है? चेंज इनटू नेगेटिव। हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अगर हम देखें तो सॉ ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की पहचान है। अब हमें इसी को पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा एज यूजुअल वी का वी आ जाएगा, और यहां जो सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म के पहले जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है डिड, और डिड के बाद नेगेटिव है इसलिए हम यहां पर नॉट रखते हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं डिड नॉट के साथ। तो यहां हम सॉ का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सी, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, और ये सेंटेंस होगा वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे। मीन्स हमने कल एक अच्छी फिल्म नहीं देखी। तो इस तरह से हमारा ये सी सेंटेंस कंप्लीट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है डी क्वेश्चन, और इसके लिए सेंटेंस दिया है द बैग वॉज येलो। फर्स्ट सेंटेंस है, और द बैग कंटेन्ड मनी। तो द बैग वॉज येलो, वह बैग पीले रंग का था, और द बैग कंटेन्ड मनी, उस बैग में पैसे रखे हुए थे। इन दोनों ही सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी कि ये दोनों सेंटेंस को हमें रिलेटिव क्लॉज की मदद से जोड़ना है। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। मीन्स टू से यहां इन दोनों सेंटेंसों में जो हमारे पास वर्ड है द बैग, इसी की विशेषताएं दोनों सेंटेंस में बाकी के शब्द बता रहे हैं कि यह बैग पीले रंग का था और उस बैग में पैसे थे। तो यहां इस वर्ड के साथ ही हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इसे रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे द बैग, ये हमारा मेन एक नाउन हो गया। अब हमें इसका संबंध यहां पर भी बताना है और यहां पर भी बताना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इंसानों के लिए हम हु का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। तो बैग चूंकि एक निर्जीव चीज है इसलिए यहां हम विच का यूज करेंगे। तो द बैग विच। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में देखें कि वह बैग जिसमें पैसे थे वह पीले रंग का था। मान लीजिए कि आपके पास एक बैग था कहीं शादी में और वो खो गया, पुलिस आई, आपने पुलिस को बताया कि वह बैग जिसमें पैसे थे वह पीले रंग का था। तो यहां हमने रखा द बैग, वह बैग जिसमें विच पैसे थे, तो यहां पर हो जाएगा कंटेन्ड मनी, और इसके बाद वह कैसे रंग का था? वह पीले रंग का था। तो आगे हम इस सेंटेंस को भी यहां पर कनेक्ट कर देंगे, द बैग विच कंटेन्ड मनी वॉज येलो, और इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा यूजिंग रिलेटिव
क्लॉज। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, आर नाइबर्स लिव हियर फॉर 5 years। यहां पर हमें इस सेंटेंस के साथ क्या करना है ये हम देख लेते हैं। रीराइट द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हमें प्रॉपर वर्ब फॉर्म के साथ रीराइट करना है, देखना है कि किस टेंस का सेंटेंस है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगी। तो देखिए यहां पर हमें सिर्फ एक जगह चेंज करना है और वो है हमारी मेन वर्ब। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, आवर नाइबर्स लिव हियर फॉर 5 years। हमारे पड़ोसी यहाँ 5 साल से रहते हैं। तो जब कोई बात पिछले 5 साल से हो रही है, यानी कि 5 साल तो पड़ोसियों को रहते रहते कंप्लीट हो गया और अभी भी वह पड़ोसी रह रहे हैं, तो ये सेंटेंस इंडिकेशन दे रहा है कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। और जब हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो हमें यहां जरूरत होगी एक हेल्पिंग वर्ब की। चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे हैव और इसके साथ बीन आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो यहां पर आवर नाइबर्स हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है, इसलिए हम यहां पर नोट करेंगे लिविंग हियर फॉर 5 years। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट इस तरह से होगा, आवर नाइबर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। होप सो ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू एज डायरेक्टेड आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इस पैटर्न को बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि साल दर साल हर पेपर में कुछ इसी तरह की एक्सरसाइजेस 12th के एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में 2015 कि पेपर का ग्रामर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रेजेंट करेंगे और इसी तरह से हम अपनी सीरीज को 2020 तक कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।